वेल हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में अगेन आपका स्वागत है। आज हमारी अगेन सीरीज़ है रिपोर्टिंग को लेके, और जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप फुली प्रिपेयर्ड रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लिखा है वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स लॉन्ग बिफोर दे रीच्ड देयर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करें अगर, तो यहाँ पे एक वर्ब लिखिए गॉट। ठीक है, गॉट वर्ब की अगर बात करें तो ये लिखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। गॉट है वर्ब की कौन सी फॉर्म? यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ब लिखिए, एक वर्ब यहाँ पे लिखिए रीच्ड। ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का अगेन मतलब क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जब भी कभी एक सेंटेंस लिखा होता है और उसमें मल्टीपल वर्ब्स होती हैं, यानी मल्टीपल वर्ब्स का मतलब मल्टीपल एक्शंस को आप रेफर कर रहे हो, मल्टीपल इवेंट्स को रेफर कर रहे हो। तो अगर आपका सीक्वेंस इस तरीके से है कि पहले आपने कोई बात करी, फिर आपने दोबारा कोई दूसरी बात करी, फिर तीसरी कोई बात करी, फिर चौथी कोई बात करी, इस तरीके से, तो आपका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फ्यूचर है, आगे की ओर है। ठीक है, इस तरीके से आगे की ओर है। तो जब इस तरीके से आपका ओरिएंटेशन होता है इवेंट्स को लेके, तब तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हर इवेंट को लेके। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, इस तरीके से सब जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो इवेंट की बात चल रही है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वी गॉट एवरीथिंग रेडी है। हमने हर चीज़ क्या करवा ली थी? रेडी कर ली थी। ठीक है, फॉर द विजिटर्स, जो विजिटर्स आने वाले थे उनके लिए। कब? लॉन्ग बिफोर द रीच देयर, उनके आने से बहुत समय पहले। ठीक है, अब देखो वो भी पास्ट में आए और हमने रेडी भी कब करा? पास्ट में किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसके थ्रू बताना चाहूँगा मैं। टाइम लाइन होती है हमारी ये इस तरीके से। अब जब भी आप किसी बात को कहते हैं तो आप प्रेजेंट में खड़े होते हैं। कहाँ खड़े होते हैं? प्रेजेंट में। बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्टिंग का टाइम आपको प्रेजेंट होता है। जब आप इस प्रेजेंट से बैक जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बैक इनटू पास्ट, तब आपको यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आप देख पा रहे हैं पास्ट, हम पास्ट में नहीं जा रहे, हम पास्ट से भी पास्ट में जा रहे हैं, बिकॉज उनका आना भी काम पास्ट का है और हमारा रेडी करवाना भी चीज़ों का पास्ट का है। तो रेडी कब करवाएंगे? उनके आने से बहुत समय पहले। तो यानी वो भी पास्ट में आएंगे, हम भी पास्ट में रेडी करवाएंगे। तो हम बैक इनटू पास्ट जा रहे हैं, यहाँ से पास्ट में और बैक जा रहे हैं। जब पास्ट में और बैक जा रहे हैं तो ये पास्ट नहीं हुआ, इसे हम बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोलेंगे? पास्ट ऑफ पास्ट। तो ये हो गया हमारा पास्ट ऑफ पास्ट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जब भी आप पास्ट ऑफ पास्ट को रेफर करते हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट को रेफर करने के लिए आपको यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं करना, आपको यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात मैं करूँ तो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, हैड लगाइए, साथ में लगा दीजिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्लियर? ऐसे तो कुछ नहीं करना, ये वाला काम रीच वाले काम से पहले होगा। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करिए, यहाँ पे गॉट से पहले लगा दीजिए हैड। वी हैड गॉट। लो, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। सो वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स लॉन्ग बिफोर दे रीच देयर। क्लियर? इस तरीके से आपको सेंटेंस सही करना है। आगे चलिए, देखिए आगे लिखा है माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अब देखिए यहाँ पे जो टेंस हमने यूज़ कर रखा है वो टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। चूँकि हैज़ लिखा है, हैज़ प्रेजेंट को रेफर करता है और लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट, सॉरी सेकंड फॉर्म कह रहा हूँ, थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, जो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस होते हैं उनका टाइम होता है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का यूजली हम यूज़ तब करते हैं जब पास्ट में कोई घटना हुई और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है, यानी उसका रिजल्ट कैरी होकर किधर की तरफ आ रहा है? प्रेजेंट में आ रहा है, यानी इफेक्टिव है उसका रिजल्ट। तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात करनी होती है, तो इसका मतलब हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट। क्लियर? इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आप टाइम लिखा है लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे का मतलब हो गया भाई पास्ट। लास्ट सैटरडे का मतलब क्या हो गया? पास्ट, है ना? इस तरीके से मान लीजिए आप एक सैटरडे में खड़े हैं यहाँ पे, जो आपका आज है, तो इससे बैक जब बैक जाएंगे तो सैटरडे जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा? वो पास्ट ही होगा, क्योंकि आपका जो सैटरडे है वो प्रेजेंट में है ये वाला, और आप इससे बैक जाके बात कर रहे हैं कोई, तो ये पास्ट हो गया सैटरडे। ठीक है, तो हम पास्ट में बैक जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये जो लास्ट सैटरडे लिखा है एक टाइम का एक्सप्रेशन है। टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंसेस को चेंज करते हैं, बिकॉज टाइम में ही हम जीते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग हम एक्शंस करते हैं। और टेंसेस क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब्स क्या होती हैं? एक्शंस होते हैं यूजली। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट लिखा है ना, यहाँ से हटा देंगे हैज़, और ये लेफ्ट बन गई है वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की सेम होती है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
क्लियर, लो ये सेंटेंस भी सही हो गया। तो ध्यान रखिएगा टाइम डिसाइड द टेंस, इस बात को नोट कर लीजिएगा, टाइम डिसाइड द टेंस। ठीक है, आगे चलिए। देखिए आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। आगे बात करें, आगे लिखा है द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ब लिखे वॉज लॉस्ट, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा है ना वॉज लॉस्ट, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है मनी। कौन है? मनी तो खोई ना, ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? मनी, इस तरीके से। फिर एक वर्ब और लिखी है फेल्ट। फेल्ट का सब्जेक्ट कौन है? फेल्ट का सब्जेक्ट है बॉय। भाई फील किसने किया होगा? बॉय ने किया होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है हमारे पास, जो वर्ब सेकंड है, और वर्ब जो फर्स्ट है इसका भी सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, जो सेकंड वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट है हमारे पास, और फर्स्ट का भी सब्जेक्ट है। अब हमने गलती क्या कर रखी है? गलती ये कर रखी है कि हमने विच लगा रखा है। ये जो विच होता है ना, ये देखिए बॉय नाउन है यहाँ पे, जब भी कभी किसी नाउन के बाद विच वगैरह लिखा हो, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स लिखे हो, विच लिखा हो, हु लिखा हो, होम लिखा हो, तो एक्चुअली में यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं, क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सेंटेंस में दो तरीके से काम करते हैं। सेंटेंस में कंजंक्शन तो बनते ही बनते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ प्रोनाउन का भी काम करते हैं। प्रोनाउन का काम करेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कमी होगी, तो उसे पूरा करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो कमी है ही नहीं, चूँकि बॉय की बात कर रहे हैं, पहली बात तो विच गलत हो गया, ठीक है, बॉय की बात कर रहे हैं ना, पर्सन को रेफर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रेफरेंस यहाँ पे पर्सन का भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ब लिखी है फेल्ट, इसका सब्जेक्ट भी बॉय, इसका सब्जेक्ट भी है हमारे पास बॉय, और वॉज लॉस्ट जो लिखी है इसका सब्जेक्ट भी है मनी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तो कमी है ही नहीं कुछ भी। दूसरा, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई वर्ब नहीं लिखी जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये जो वॉज लॉस्ट लिखा है तो पहले से पैसिव में, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, फेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं, फेल्ट के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है सॉरी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की। तो हमें ना तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना ऑब्जेक्ट की, तो हटाइए यहाँ से। हमें चाहिए पॉजेसिव डिटर्मिनर। क्या चाहिए? पॉजेसिव डिटर्मिनर, जो कि पोजेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पॉजेसिव डिटर्मिनर। अब पॉजेसिव डिटर्मिनर कौन होते हैं मैं आपको बताऊं, इन्हें लोग रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होते, रिलेटिव पॉजेसिव डिटर्मिनर बोल सकते हो एक बार को अगर आप चाहो तो कुछ मत करिए, यहाँ से विच हटाइए और यहाँ पे लगा दीजिए हुज। क्या लगा दीजिए? हुज, ठीक है। द बॉय हुज मनी, जिसकी मनी, ठीक है, द बॉय हुज मनी। तो ये रिलेटिव डिटर्मिनर हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया। अब ये डिटरमाइन किसको कर रहा है? मनी को, और ये रिलेट कर रहा है बॉय से इसको, ठीक है, बाद वाली वर्ब से। तो यहाँ पे लिख दीजिए बॉय हुज मनी, जिसकी मनी खो गई थी। उसने कैसा फील किया? सॉरी फील किया, बहुत दुख फील किया उसने। तो यहाँ पे हुज आ जाएगा। तो विच का यूज़, हु का यूज़, होम का यूज़ तब कीजिएगा जब आपको सेंटेंस में जरूरत हो किसकी? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हुज आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। चूँकि मेरी माँ क्या थी? गुस्सा थी, तो मैंने एक शब्द तक नहीं बोला। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वर्ब लिखी है डिड, यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा है। अब आपको पता है, मैंने बेसिक की क्लास में बताया था कि सब ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी अपनी सब्जेक्ट हो, उसका अपना वर्ब हो, यानी प्रेडिकेट हो। ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया ना, डिड से लेके यहाँ तक प्रेडिकेट। तो जिसका अपना प्रेडिकेट हो, या यूँ कह दीजिए वर्ब हो, क्योंकि वर्ब का पार्ट मेन, मतलब प्रेडिकेट का पार्ट मेन क्या होता है? वर्ब होती है। तो ये क्लॉज हो गया। क्या हो गया? क्लॉज। तो इसे हम बोलेंगे क्लॉज। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक क्लॉज है, देखिए रहा, माई मदर वॉज एंग्री, इसमें ये वर्ब, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, तो मिला के क्या बन गया? क्लॉज। यानी ये हमारा प्रेडिकेट है पूरा का पूरा, वॉज एंग्री से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, तो मिला के क्या बन गया? क्लॉज बन गया। अब यहाँ पे दो क्लॉज हैं। अब दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं हम एक कंजंक्शन के थ्रू, जबकि हमने यहाँ पे लगा दी दो कंजंक्शंस। कितनी कंजंक्शन लगा दी हमने यहाँ पे? दो कंजंक्शन। एक तो कौन है हमारी कंजंक्शन? सिंस, ठीक है, एक तो कंजंक्शन हो गई हमारी सिंस, जो कि रीज़न को रेफर करती है, जो नॉन रीजन्स होते हैं उनके लिए। सो भी कंजंक्शन है जो कि रिजल्ट को रेफर करती है। इसको रेफर करती है? रिजल्ट को। इसलिए सिंस का मतलब बिकॉज होता है, ये रीज़न को रेफर करती है। अब दो कंजंक्शन तो नहीं आएगी ना, दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होती है एक, तीन को जोड़ने के लिए चाहिए होती है दो। तो अब कौन सी कंजंक्शन हटाएं? सिंस हटाएं, सो हटाएं? तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखिएगा, इन कंजंक्शन को छोड़ के फॉर, और, नॉर, बट, येट, सो, एंड, ठीक है, इन कंजंक्शन को छोड़ के इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ये हमारी होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन सी कंजंक्शंस होती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है।
मैंने आपको बताया भी था, ये होती है हमारी कैसी कंजंक्शंस, ये होती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, इस तरीके से। तो इन कंजंक्शन में कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। अच्छा सेंटेंस देखो इन कंजंक्शन स्टार्ट तो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सिंस यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना होके से हमारी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सी कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ध्यान समझिएगा। अच्छा ये है हमारी कौन सी कंजंक्शन? ये है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन दूंगा जो आसानी से आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर शुरू में लिखी होती सो तब तो पहले वाली हटती, लेकिन इस तरीके से अगर कभी कोई सेंटेंस लिखा हो और शुरू में कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखी हो, बाद में कोई कोऑर्डिनेटिंग लिखी हो, या फिर बाद में कोई सबऑर्डिनेट लिखी हो, आपको हटानी बाद वाली है। क्योंकि इंग्लिश को हम पढ़ते कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट। कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट। जब तक कि कोई कॉन्टेक्स्ट ना दे रखा हो कि नहीं हमें पहले ही हटानी पड़ेगी, तो आपको ये वाली हटानी है बाद वाली। तो हटा दीजिए यहाँ से कौन सी कंजंक्शन, सो को हटाइए और सिंस को रिटेन कर दीजिए। सेंटेंस क्या हो गया आपको? सही हो गया। क्लियर। एक इंटरप्रिटेशन अगर मैं और देना चाहूँ तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं इनसे जो क्लोज बनते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन से क्लोज होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं इनसे बनते हैं कौन से क्लोज? कोऑर्डिनेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। अब कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लोज बिना मेन क्लोज के आते नहीं है, बिना मेन क्लोज के नहीं आते। मेन क्लोज वो क्लोज होता है जो बिना कंजंक्शन के लिखा जाता है। जैसे कि सो हटाया तो हमने यहाँ से ये क्या हो गया हमारा? आई डिड नॉट अटर अ वर्ड, ये मेन क्लोज हो गया, और ये हो गए सबऑर्डिनेट क्लोज। अब या तो मेन क्लोज हम किसी इस सबऑर्डिनेट का इसे बनाते हैं आई डिड नॉट अटर अ वर्ड, या फिर इसे रिटेन करके कोऑर्डिनेट क्लोज को इसका मेन क्लोज बनाते हैं हम इसको, माई मदर वॉज एंग्री, सिंस हटा देते हैं यहाँ से। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया कि जब इस तरीके से कंजंक्शंस लिखे हो तो बाद वाली कंजंक्शन हटाएं यहाँ पे। क्लियर। तो सो को हटाइए और सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे लिखा है माई फ्रेंड सेड मी दैट ही वॉज अनेबल टू कम। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने कहा, किससे कहा? मुझसे कहा। अब यहाँ पे एक वर्ब लिखिए से, ये हमारी स्पीकिंग की रिपोर्टिंग की वर्ब होती है। किसकी वर्ब होती है? स्पीकिंग की वर्ब होती है, रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन की वर्ब होती है। जब आप वो पढ़ते हैं ना नरेशन वगैरह, वहाँ पे भी यूज़ होती है सही वगैरह। तो ये जो से वर्ब होती है ना, ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके साथ क्या आते हैं? उनके ऑब्जेक्ट्स। और इंट्रांजिटिव वो होती हैं जिनके साथ उनके ऑब्जेक्ट नहीं आते। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई हिट द बॉल। आई हिट द बॉल। आई हिट वॉट, मैंने आपको बताया था वॉट के रिप्लाई से निकालते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो आई हिट वॉट? बॉल। तो बॉल क्या हो गया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव। कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ यहाँ पे, आई लाफ्ड, LAUGHED, आई लाफ्ड, तो आप देख पा रहे लाफ्ट का कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। आई लाफ्ड वॉट? क्या हंसा मैं? किसको हंसा मैं? कोई आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा, ना तो वॉट का ना होम का। तो जब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा और वैसे भी आपके हंसने का काम किसी पे ट्रांसफ़र नहीं होता, हिट करने का काम ट्रांसफ़र किस पे होता है? बॉल पे। तो ऐसी वर्ब जिनके एक्शंस ट्रांसफ़र होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, वो कैसी वर्ब्स कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये लाफ कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होती है। तो आप ये ट्रांजिटिव भी होती है से वर्ब और इंट्रांजिटिव भी होती है। अब कब इंट्रांजिटिव कब ट्रांजिटिव ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं से के साथ लिखता हूँ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन को ना रेफ़र करके किसी थिंग को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई ऑब्जेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे जो कि किसको रेफ़र नहीं कर रहा? पर्सन को रेफ़र नहीं कर रहा। ठीक है, पर्सन का रेफरेंस नहीं है, पर्सन का नेम नहीं है कोई। ठीक है, तब तो यहाँ पे ये कैसी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी, और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ से के साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन को रेफ़र कर रहा है, इसको रेफ़र कर रहा है पर्सन को, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा टू। क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा आपको से के साथ। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सैड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। तो आप देख पा रहे हैं नथिंग जो है वो थिंग्स को रेफ़र करता है, ना कि पर्सन को। आई सैड व्हाट? नथिंग। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और मैंने आपको बताया कि स्पीकिंग की वर्ब्स होती हैं, कम्युनिकेशन की वर्ब होती हैं, इनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो मैंने कहा आई सैड नथिंग, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ आई सैड यू, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि जो भी मैं कहूँगा वो कोई ना कोई रिसीव करेगा। और रिसीवर की प्रपोजिशन कौन होती है? टू लगा दीजिए आप इसके पीछे, आई सेड टू यू। अब ये सही हो गया, क्योंकि किसी को आप कह नहीं सकते, लेकिन किसी से कुछ कह सकते हो ज़रूर। ठीक है, तो वो उसे रिसीव करेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट बना है किसका? इस टू प्रपोजिशन का, ना कि उस वर्ब का। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से हटाइए सैड, या फिर सिंपली यहाँ पे लगा दीजिए टू।
और ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो सेट के बाद लगाइए टू। तो कब लगाना है, कैसे लगाना है, चूँकि आप देख पा रहे हैं मी लिखा है, मी पर्सन को रेफर करता है, इसलिए हमने टू लगाना पड़ा। इन बातों का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी काम आएंगी। आगे आ जाइए। आगे लिखा है इफ़ आई वॉज अ मिलियनर आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर द बस। तो मान लीजिए कोई बंदा वेट कर रहा है किसी बस स्टॉप पे बस का, तो वो इमेजिन कर रहा है किसी बात को कि अगर मैं मिलियनर होता तो मैं अपना टाइम को वेस्ट ना करता बस के इंतजार में। तो ये इमेजिनेशन है। अच्छा, जो बंदा इमेजिनेशन कर रहा है वो प्रेजेंट में खड़ा होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रक्चर है, उसका ध्यान रखिएगा। लगाइएगा इफ़, लगाइएगा सब्जेक्ट, लगाइएगा वर्ब। ध्यान रखिएगा आपको वॉज की जगह वर्ब लगाना है, यानी सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। अब चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको लगाना वरी है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, आपको लगाना वरी है। क्योंकि यहाँ पे हम फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं, इमेजिनरी, इमेजिनेशन कर रहे हैं एक तरीके से। तो जब भी इमेजिनेशन करते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं होते, उस केस में हम वॉज का यूज़ नहीं करते, बिकॉज वॉज का यूज़ यूजली किया जाता है फैक्ट्स को रेफर करने के लिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से इफ हटा दूँ तो ये सेंटेंस सही था कि मैं मिलियनर था, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है अगर मैं मिलियनर होता, ठीक है। तो इमेजिनेशन के लिए आप वर्ब का यूज़ करें यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, जैसे मिलियनर नाउन है ना, तो यहाँ पे नाउन आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड कुड माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी लगा दें। अब देखो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सही लिखी है, बी की फॉर्म, ये तो सब सही लिखा है बाद में, लेकिन इधर वॉज गलत हो गया। यहाँ पे क्या करें, वर्ब करें। लो ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आगे जी लिखा है इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ गैलरी, ठीक है, ऑफ द गैलरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। गैलरी में जितनी पेंटिंग है, मान लीजिए गैलरी है, ठीक है, ये क्या है, गैलरी है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग है। अब हम कह रहे हैं ये वाली पेंटिंग जो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो हम इस पेंटिंग को क्या करेंगे, इस पेंटिंग को बाहर निकालेंगे इस ग्रुप से, और इसे कैसे बना देंगे, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए जितनी पेंटिंग्स हैं, ऑल, ये सारी ऑल थी, ऑल में से हमने एक निकाली। तो हमने जब एक बाहर निकाली तो ये कंपैरिजन हो गया वन वर्सेस ऑल का। किसका कंपैरिजन हो गया, वन वर्सेस ऑल का। जब भी कभी हमें वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन दिखाना होता है तो हमें यूज़ करनी पड़ती है सुपरलेटिव डिग्रीज। क्या यूज़ करनी पड़ती है, सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्रीज की अगर बात करें तो आपने पढ़े होंगे एडजेक्टिव्स वगैरह, तो वहाँ पे डिग्रीज का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गुड है, गुड है हमारी पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है, बेटर, इसकी कंपेरेटिव डिग्री हो गई, इसकी पॉजिटिव हो गई, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन कर रहे हो। अगर एक से किसी दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, किसी का कंपैरिजन नहीं करते तो हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। आप देख पा रहे हैं हमने ब्यूटीफुल को यूज़ कर रखा है, ब्यूटीफुल को हमने एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल हमारा, इसकी हमने सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, क्योंकि जितनी भी गैलरी में पेंटिंग है उनमें से सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल यही है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आ का यूज़ ना किया करें, आप यूज़ किया करें दा का। किसका यूज़ किया करें, दा का, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए दा मोस्ट, क्या लगाएं, दा मोस्ट। ये सेंटेंस सही हो सकता था ऐसे ही जब यहाँ पे क्या ना लिखा होता, ऑफ द गैलरी, क्योंकि अगर ऑफ द गैलरी ना लिखा होता तो हम ये मान लेते कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो फिर उस केस में यहाँ पे मोस्ट भी सही होता, आ मोस्ट। उसमें क्या होता, फिर आ यूज़ हो जाता पेंटिंग के लिए कि एक पेंटिंग है, और मोस्ट का मतलब हो जाता वेरी, तो इसका मतलब हो जाता वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। और आपको पता है कि वेरी यूज़ होता है पॉजिटिव डिग्रीज के साथ, तो वेरी यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये वेरी वाला मीनिंग नहीं है, यहाँ पे चाहिए हमें सुपरलेटिव डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑफ द गैलरी, गैलरी में जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनमें से, क्लियर। तो यहाँ पे सेंटेंस सही हो गया, ध्यान रखिएगा। सो सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए लगाइएगा दा मोस्ट वगैरह के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइएगा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को डी गामा, ठीक है। अब वास्को डी गामा को तो सभी जानते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एरर है एक, वो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल्स। क्या बोलते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऑर्डिनल, कार्डिनल क्या होते हैं, कार्डिनल होते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा, ये होते हैं हमारे कार्डिनल। कार्डिनल जो होते हैं वो रेफर करते हैं हाउ मेनी का रिप्लाई देते हैं, कितना, नंबर को रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं, नंबर को, ये रेफर करते हैं नंबर को। लेकिन जो ऑर्डिनल होते हैं ये नंबर को रेफर नहीं करते, ये रेफर करते हैं सीक्वेंस को। किसको रेफर करते हैं, सीक्वेंस को। एक मिनट रुकिए, ये रेफर करते हैं, यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, ये रेफर करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस को।
तो ये रेफर करते हैं सीक्वेंस को। ये यूँ कहिए ये पोजीशन को रेफर करते हैं किसी चीज़ की पोजीशन को। ये यूँ कहिए ये रेफर करते हैं रैंक को। और ये रिप्लाई होता है विच वन का। किसका रिप्लाई होता है? विच वन का, कौन सा वाला। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लिखा है ना, ये क्या है? ऑर्डिनल है अपने आप में। ये यहाँ पे वो ऑर्डिनल है। अब जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को फर्स्ट कह रहे हैं तो वो डेफिनेट होगी ना। सेकंड कह रहे हैं तो वो डेफिनेट होगी ना। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सेकंड बुक, तो सेकंड बुक सेकंड ही होगी ना, वो एक ही होगी, वो डेफिनेट होगी। और डेफिनेट जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा जाता है। ए हटाइए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए? दा। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेकंड इनके साथ दा जरूर लगाइएगा। बाकी मैं एक्स्ट्रा बात बताता हूँ, जब भी कभी ये लिखा हो फर्स्ट, ये रटने वाली चीज़ें देखो, ये वाली फर्स्ट लिखा हो, सेकंड लिखा हो, लास्ट लिखा हो, ठीक है, सेम लिखा हो, ठीक है, इस तरीके से प्रीवियस लिखा हो, एक्सेट्रा, इनके ओनली लिखा हो, ठीक है, इनके साथ आपको यूज़ करना है दा का। क्या यूज़ करना है इनके साथ? दा का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा वाली बात। ये सेंटेंस भी सही हो गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम। अब देखो ये यहाँ पे वर्ब लिखी लिव्स, यहाँ पे वर्ब लिखी हैव कम। ठीक है, एक मिनट, यहाँ वर्ब लिखी कौन सी? हैव कम। तो ये हमारी वर्ब है हैव कम, और एक वर्ब लिखी है यहाँ पे लिव्स। ठीक है, अब देखो लिव का सब्जेक्ट कौन है? हु। ठीक है, इस तरीके से हु इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा हैव का सब्जेक्ट कौन है? हैव का सब्जेक्ट है ये माई ब्रदर इन लॉ। आप देख पा रहे हैं माई ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पे हटाइए हैव और क्या लगा दीजिए? हैज़। ठीक है, चूँकि आप देख पा रहे हैं हु भी किसी को रेफर कर रहा है, हु भी तो ब्रदर इन लॉ को रेफर कर रहा है। भाई हु भी किसको रेफर कर रहा है? हु भी ब्रदर इन लॉ को रेफर कर रहा है। तो जब हु ब्रदर इन लॉ को रेफर कर रहा है तो जहाँ पे जब वर्ब सिंगुलर आ रखे तो आगे भी वर्ब सिंगुलर आएगी, चूँकि ये भी इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये रिलेट कर रहा है हु, ये इसका रियल सब्जेक्ट बना हुआ है ग्रामेटिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट यहाँ पे ही है इसका हु। ठीक है, लिव का भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ब्रदर इन लॉ है, लेकिन फिलहाल ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है इसका यू। ठीक है, तो हैज़ लगा दीजिए, यहाँ पे सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही यू एंड आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में मल्टीपल प्रोनाउंस लिखे हो, क्या लिखे हो? मल्टीपल प्रोनाउंस। देखो ही भी प्रोनाउन है यहाँ पे, यू भी प्रोनाउन है आपके सेंटेंस में, आई भी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोनाउंस लिखे हैं, है ना? मल्टीपल क्या लिखे हैं? प्रोनाउंस लिखे हैं। जब भी कभी सेंटेंस में मल्टीपल प्रोनाउंस लिखे हैं तो उनका एक सीक्वेंस होता है 2, 3 और 1। ये पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। क्लियर? इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे लिखिए यू, ही एंड आई। लो ये सेंटेंस सही हो गया। ऐसा क्यों करते हैं? ये एटिकेट्स होते हैं लैंग्वेज के, कि पहले सेकंड पर्सन की बात करेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ऐसा यूजली तब होता है जब आप किसी अच्छे काम के लिए बात कर रहे हैं या कोई नॉर्मल काम है जिसमें कोई गिल्ट नहीं है, कोई सज़ा की बात नहीं चल रही, कोई एनोवेंस रेफर नहीं कर रहे, कोई गुस्सा रेफर नहीं कर रहे, कोई गलत काम की बात नहीं कर रहे, तो उस केस में 2, 3, 1 लगाए। अदरवाइज आप लगाए 1, 2, 3। 1, 2, 3 का यूज़ आप तब करते हैं जब आपके सारे प्रोनाउंस कैसे हों? प्लूरल, या फिर किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में, जब नेगेटिव कोई बात कर रहे हो। ठीक है, उस केस में 1, 2, 3 का यूज़ करें। चाहे फिर सब्जेक्ट, चाहे फिर प्रोनाउंस हमारे सिंगुलर हो या प्लूरल हो इस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। ये सेंटेंस सही हो गया, यू, ही एंड आई। नेक्स्ट लिखा कमल इज टॉलर देन मी। अब देखिए कमल यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कमल इज टॉलर देन मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है ना प्रोनाउन का, आई का। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होता है सब्जेक्ट, मी होता है इसका ऑब्जेक्ट। केसेस होते हैं ना नाउन्स में, प्रोनाउंस में। इसी तरीके से वी होता है सब्जेक्ट, अस होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो ध्यान रखें कंपैरिजन हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। कंपैरिजन इक्वल होनी चाहिए हमेशा, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का, पर्सन से पर्सन का, थिंग से थिंग का, इस तरीके से एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे कमल सब्जेक्ट है तो इसे भी सब्जेक्टिव केस में लिखिए, हटाइए मी और क्या लिख दीजिए आए, और देखिए सेंटेंस सही हो गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
देखिए काफ़ी फास्ट सीरीज़ है ये, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अब देखो पुअर मैन जो यहाँ पे लिखा है आपको पता है कि थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम इसके बारे में बात करें तो थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर मैन लिखा है। अब पुअर मैन के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज़ हो रखा है हिम, ये इसी को रेफर कर रहा है। हिम उस उल्टा किसको रेफर कर रहा है? इसी को रेफर कर रहा है, मैन को, पुअर मैन को। तो वो कह रहे हैं कि पुअर मैन खुद को और अपने बच्चों को क्या क्या दे दिया उसने? जहर दे दिया, ठीक है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है आपको, जब भी कभी कोई सब्जेक्ट और साथ में वर्ब लिखी हो और एक ऑब्जेक्ट लिखा हो और वो ऑब्जेक्ट उसी पर्सन को रेफर कर रहा हो जो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, फिर उस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, हमें नॉर्मल पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करना। नॉर्मल पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, यू, या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, या फिर यू का यू ही होता है, तो सब्जेक्टिव केस हो गया। तो इनका यूज़ आपको नहीं करना, आपको यूज़ करना है रिफ्लेक्सिव केसेस का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं कुछ हमारे, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब हो गया जो आप काम कर रहे हैं वो आप ही पे रिफ्लेक्ट हो गया, वो आप ही पे क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आई हिट मी, तो गलत हो गया ये। यहाँ पे लिखिए मी को हटा के माई सेल्फ, क्योंकि मैंने खुद को क्या कर लिया? हिट कर लिया। तो आपका काम आप ही पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, देखो खुद पे। हिम जो है वो पुअर मैन ही है, तो रिफ्लेक्शन शो करना है। तो रिफ्लेक्शन शो करना, तो यहाँ पे हिम हटाइए, क्या लिखिए? हिमसेल्फ। क्लियर? लो ये सेंटेंस भी सही हो गया। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। लिखा था फ्लॉक ऑफ लॉयंस रॉम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। जो लॉयंस का फ्लॉक था, ठीक है, फ्लॉक एक ग्रुप होता है, उसमें वो रोम कर रहा था, रोम अबाउट में भटक रहा था बिना डर के जंगल में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फ्लॉक लिखा है, फ्लॉक एक ग्रुप होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। अब जो कलेक्टिव नाउन होता है फ्लॉक, ये रेफर करता है शीप्स को, गोट्स को और बर्ड्स के ग्रुप को। किसको? बर्ड्स के ग्रुप को, सेम टाइप की। तो ये तो ग्रुप बर्ड्स का, गोट का, शीप का होता है, तो गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, लॉयंस के ग्रुप को फ्लॉक नहीं बोलते, लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड। तो यहाँ पे हटाइए फ्लॉक और क्या लगा दीजिए? प्राइड। द प्राइड ऑफ लॉयन। तो कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, तो द प्राइड ऑफ लॉयंस, ऐसे। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट। ठीक है, ये आर वर्ब है यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट कौन बन रहा है? मैनी। ठीक है, मैनी प्रोनाउन है यहाँ पे। ये किसको रेफर कर रहा है? प्रोनाउन, इस नाउन को, क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझना ये है कि इंग्लिश में कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पार्टिटिव्स। क्या बोलते हैं? पार्टिटिव्स। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ हो गया, पार्ट दिखाने के लिए ऑफ लगाना पड़ता है इनके साथ। मैनी ऑफ हो गया, ऑल ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, इस तरीके से एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे कुछ पार्टिटिव्स होते हैं। ठीक है, जब भी कभी ये पार्ट को रेफर करते हैं हमेशा। क्लियर? इस तरीके से। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ का पार्ट रेफर करेंगे तो वो एक तो होगा नहीं, भाई किसी कोई एक चीज़ है, उसमें से पार्ट थोड़ी निकाल देंगे आप, तो ये तो गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी आप पार्ट निकाल पाओगे उनका। ठीक है, तो जो भी बाद में आएगा वो टोटल होगा। क्या होगा? इनके बाद जो भी आएगा वो क्या होगा? इनका टोटल। और टोटल हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि पार्ट जिसमें से भी करोगे आप, किसी एक चीज़ में से नहीं कर सकते, टोटल में से करोगे। टोटल हमेशा कैसा होता है? नंबर में प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल। तो ध्यान रखिएगा, जब भी टोटल आएगा, टोटल कोई ना कोई या तो नाउन होगा या फिर कौन होगा? प्रोनाउन। वो हमेशा प्लूरल नंबर में आएगा। किस में आएगा? प्लूरल नंबर में। तो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद एक नाउन लिखा है क्वेश्चन, और ये सिंगुलर नंबर में लिखा है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये टोटल है, क्योंकि ये क्या है? टोटल है। अब उसी टोटल में से हमने क्या निकाला? मैनी, और मैनी तो वैसे भी एक से ज़्यादा को रेफर करता है, तो टोटल ही गलत हो गया। यहाँ पे हटाइए इसे क्वेश्चन को, और क्या बना दीजिए? इसे बना दीजिए सिंपली क्वेश्चंस। यहाँ से हटाइए क्वेश्चंस को, इसे लिख दीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस। लो, ये सेंटेंस भी सही हो गया आपका, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर? इस तरीके से। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए। ठीक है, लिखा वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो थोरली। बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीटली हमने थोरली डिस्कस किया प्रॉब्लम को। ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के ईव के दौरान, दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। ठीक है,
कि मैंने इसे बहुत ईजी पाया, इस पर काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वर्ब होती है डिस्कस। क्या होती है? डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट। क्या मतलब होता है इसका? टॉक अबाउट। इसका मतलब होता है टॉक अबाउट। जब इसका आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब खुद ही टॉक अबाउट है, इसके मीनिंग में अबाउट आता है। क्या आता है? अबाउट। तो यहाँ पे गलती पता क्या हो गई? एक सुपर फ्लोज हो गया, एक तरीके से सुपर फ्लोज ही मान लीजिए। डिस्कस के साथ आप अबाउट मत लिखिए। डिस्कस हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में होगा। जो भी डिस्कस होगा किसी न किसी चीज़ के बारे में होगा, तो अबाउट नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है मीनिंग में। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, इसके साथ इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्कस व्हाट द प्रॉब्लम। तो बस यहाँ पे ये एरर है, यहाँ से हटाइए अबाउट, ठीक है। और ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? सही हो गया। अगर आप लिखना भी चाहते हैं अबाउट, तो ऐसे लिखिए, हैव डिस्कशन अबाउट, ठीक है। लिखना भी चाहते हो तो एक बार को ऐसे तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते आप, क्लियर। तो अबाउट मत लगाइए डिस्कस वगैरह के साथ। नेक्स्ट पे आ जाइए। आगे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, एन इंडियन शिप लेडन। लेडन का मतलब लदा हुआ, लोडेड विद समथिंग, ठीक है, विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन इन द पैसिफिक ओशन। वो डूब गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वर्ब होती है ड्रॉन। क्या होती है? एक वर्ब होती है ड्रॉन, एक वर्ब होती है सिंक। तो इस पर बेस्ड है क्वेश्चन। ड्रॉन का यूज़ आप करते हैं पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए, या एनिमल्स के लिए। जब एनिमल डूबे या पर्सन डूबे, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शिप के बारे में। शिप पर्सन तो होता नहीं है, तो उस केस में आप यूज़ करें थिंग्स के लिए सिंक। अब यहाँ पास्ट में लिखिए बात, तो हटाइए गॉट ड्रॉन को, यहाँ पे लगा दीजिए पास्ट सेकंड फॉर्म इसकी सिंक की, सैंक। लो ये सेंटेंस सही हो गया। एन इंडियन शिप लेडन विद मर्चेंडाइज सैंक इन द पैसिफिक ओशन। क्लियर? आगे आ जाइए। आगे लिखा है, इफ़ यू लैंड हिम अ बुक ही विल लैंड इट टू समवन एल्स। अगर तुम उसे लैंड करोगे, बुक को दोगे, तो वो किसी और को दे देगा। एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। क्लियर? तो यहाँ पे एरर क्या है? यहाँ पे एक वर्ड है नेवर। नेवर एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन दिखाता है और जनरल नेगेशन दिखाता है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का, इस तरीके से। तो यह एडवर्ब है और ये नेवर होता है, इसे हम बोलते हैं एडवर्ब नेगेशन, और ये फ्रीक्वेंसी को रेफर करता है किसी एक्शन की। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है ये। क्या होता है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, कि कोई काम कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, दिन में 2 बार हो रहा है, दिन में 4 बार हो रहा है। तो ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, आपने सुना होगा समटाइम्स वगैरह, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होता है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। मेन वर्ब से पहले। किससे होती है? मेन वर्ब से हमेशा किससे होती है? पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी पोजीशन हमेशा कहाँ लगाएं? मेन वर्ब से पहले। क्लियर? इस तरीके से। या फिर कोई अगर वर्ब लिखी हो हेल्पिंग वर्ब और साथ में कोई मेन वर्ब लिखी हो, तब भी इसकी पोजीशन कहाँ आएगी? मेन वर्ब से पहले आएगी। क्लियर? तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपने गलत लगा दी नेवर की पोजीशन। नेवर की पोजीशन को यहाँ से हटाएं और देखो, विल है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, गेट है इसकी मेन वर्ब, तो आप इसके बीच में लगाएं, यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पे ये लिखिए, एंड यू विल नेवर गेट इट बैक। एंड यू विल नेवर गेट इट बैक, तो नेवर की पोजीशन यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लिख दीजिए नेवर और हटाएं यहाँ से नेवर, और सेंटेंस सही हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, है ना, इस तरीके से, इनकी पोजीशन किससे पहले लगाया करें आप? मेन वर्ब से पहले। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, इट इज़ अ ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन टू डू इज अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट। क्या मतलब होता है? ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। टू डिफेंड द हार्डली वॉन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अपना बेहतर करे डिफेंड करने में। ठीक है, किसको? हार्डली वॉन फ्रीडम, जो हमने बहुत मुश्किल से फ्रीडम पाई है ना कंट्री को लेके, उसको। अब देखो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या समझने। एक वर्ड होता है हार्डली। क्या होता है? हार्डली। और एक वर्ड होता है हार्ड। ठीक है, ये जो हार्डली होता है ये एडवर्ब होता है, और हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, और हार्ड एडवर्ब भी होता है। जब हार्ड एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस, सॉलिड। और जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब डिफ़िकल्ट भी होता है उस केस में। एडजेक्टिव के केस में डिफ़िकल्ट भी होता है इसका मतलब। ठीक है, इट वॉज अ हार्ड क्वेश्चन, और इसका मतलब सॉलिड भी होता है। 2 मीनिंग होते हैं इसके, सॉलिड भी और ये भी।
लेकिन जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका मतलब ये होता है विद ग्रेट एफर्ट्स, विद ग्रेट एफर्ट्स, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, या यूँ कहो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, जो बहुत मुश्किल से एफर्ट्स लगा के पाई गई है कोई चीज़, ऐसे। तो इतनी बातों से मेरी आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या दिक्कत है, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, ठीक है ऐसे। तो ये एडवर्ब के मीनिंग में ये मीनिंग चाहिए होता है। चूँकि यहाँ पे वॉन लिखा है, वर्ब है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे क्या लिखा है, वॉन, तो वॉन लिखा है तो एडवर्ब आएगा, एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, तो यहाँ पे चाहिए एडवर्ब। अब चूँकि एडवर्ब तो पहले से लिखा है, लेकिन ये हार्डली का मतलब होता क्या है, देखिए हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, नो, नॉट, ऐसे नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब होता है ना के बराबर। ऑलमोस्ट नो का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। तो नेगेटिव मीनिंग थोड़ी चाहिए हमें मीनिंग चाहिए विद ग्रेट एफर्ट्स, विद ग्रेट डिफिकल्टी, जो बहुत मुश्किल से पाई हमने आज़ादी, उसको संभाल के रखें। तो यहाँ पे हटाइए हार्डली और यहाँ पे कर दीजिए क्या, सिंपली हार्ड, हार्ड वॉन, ऐसे। लो ये सेंटेंस भी सही हो गया, क्लियर। आगे जी लिखा ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम उससे कहोगे। आज का मतलब रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ना कि पूछना। अगर तुम उससे कहोगे क्या, किस मैनर में कहोगे, बहुत ही अच्छे मैनर में, बहुत ही शांत तरीके से अगर आप उससे कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ये कह रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि क्लॉजेज होते हैं। ग्रामर का एक टर्म है क्लॉज, ठीक है। क्या होते हैं क्लॉजेज? क्लॉजेस के 3 टाइप होते हैं हमारे, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब डिफरेंस समझना है। देखो मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जो किसी बिना कंजंक्शन के इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं आती। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे कंजंक्शन आती है। इसी तरीके सबऑर्डिनेट क्लॉज भी वो क्लॉज होता है जहाँ पे कंजंक्शन आती है, ठीक है। यहाँ पे भी आती है कंजंक्शन हमेशा। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए चाहिए कंजंक्शन, जैसे कि फॉर, और, नॉर, बट, येट और सो, ठीक है। एंड भी आ जाएगी इसमें, एंड। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, इनके थ्रू बनते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। बाकी बची हुई जितनी भी कंजंक्शन होती है, जैसे कि बिकॉज हो गई आपकी, दैट हो गई, इफ़ हो गई, अनटिल हो गई, इन केस हो गया, आफ्टर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, ये बनाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो यहाँ पे क्लॉज लिखा है इफ़ यू विल आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर, तो इफ़ से कनेक्टेड है ना ये क्लॉज, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर। ये बचा हुआ एक क्लॉज रहेगा जो कंजंक्शन जिसके साथ नहीं लिखी, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं लिखी, यहाँ लिखी है देखो कंजंक्शन कौन, इफ़। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रही है। अच्छा बचा हुआ क्लॉज कैसा हो गया, बचा हुआ क्लॉज को हम बोलेंगे मेन क्लॉज। कैसा क्लॉज, मेन क्लॉज, मुख्य क्लॉज, ठीक है ऐसे। अब होता है क्या है, मेन क्लॉज मिला के प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला के एक सेंटेंस फॉर्म होता है, एक टाइप होता है सेंटेंस का, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कंडीशन ज़्यादातर यही होती है, इफ़, व्हेन, इन केस। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो बनाता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो कौन सी कंडीशन होती हैं उसकी, वो यही होती हैं। कौन कौन सी, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कौन होती है, इफ़, व्हेन, इन केस, आफ्टर, है ना, इस तरीके से, अनटिल, एक्सेट्रा, ये होती हैं। तो ये बनाती है हमारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज, और इसके साथ मेन क्लॉज मिला के बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आए उसकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस, बाय मिस्टेक कई बार हो गया, डिपेंडेंट। अभी डिपेंडेंट होती है हमेशा मेन क्लॉज पे। किस पे डिपेंडेंट होती है, मेन क्लॉज पे, ठीक है, इस पे। तो जो मेन क्लॉज का जो टाइम होता है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेन क्लॉज में लिखा है टेंस फ्यूचर, ये फ्यूचर को रेफर कर रहा है टेंस,
विल। तो मेन क्लोज का जो टेंस होता है ना वो फ्यूचर में होता है, अगर फ्यूचर में है तो, है ना, अगर फ्यूचर में है तो इससे पहले ही आएगा मेन क्लोज। इसके बाद कौन सा क्लोज आएगा, इसके बाद आएगा सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, इन कंजंक्शन के बाद। तो जब भी कभी ये डिपेंडेंट क्लोज होती है और ये मेन क्लोज पे डिपेंडेंट होती है, तो मेन क्लोज का जो टाइम होता है फ्यूचर, बाय डिफ़ॉल्ट इनका भी टाइम क्या हो जाता है फ्यूचर, लेकिन हम इनके टाइम को रेफ़र करने के लिए विल और शैल का यूज़ करते नहीं है। फ्यूचर को रेफ़र करने के लिए होते ही फ्यूचर के एक्शंस हैं। विल और शैल की जगह आपको यूज़ करना है प्रेजेंट टेंस, सिंपली क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस। तो रटने के लिए टीचर्स भी कुछ बता देते हैं कि इसके बाद ये प्रेजेंट टेंस लिखें, ठीक है, और इसके बाद लिखें फ्यूचर टेंस, इससे पहले लिखें फ्यूचर टेंस, इसके बाद लिखें प्रेजेंट टेंस। तो रटने वाली कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ये डिपेंडेंट होता है मेन क्लोज पे, तो मेन क्लोज का टाइम जो फ्यूचर होता है बाय डिफॉल्ट इसका भी टाइम फ्यूचर हो जाता है। तो फ्यूचर को रेफर करने के लिए विल शैल का यूज़ यहाँ पे ना करें, यहाँ पे आप यूज़ करें प्रेजेंट टेंसेस का, तो हटाएं यहाँ से विल और बस यही लिखें आस्क, और ये सेंटेंस सही हो गया। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम इन अ प्रेजेंट मैनर। अब जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो गलती मत करिएगा, आगे आ जाइए। जैसे आप बोलते हैं ना, देखो आई विल मीट यू व्हेन यू विल कम, तो व्हेन यू विल कम सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, आई विल मीट यू मेन क्लोज हो गई, तो हटाइए ना यहाँ से विल, आई विल मीट यू व्हेन यू कम, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। आगे जाइए, आगे लिखा ही सेड व्हाट, दैट ही विल माइंड इफ़ आई रिफ्यूज़ हिज ऑफर। वो माइंड करेगा अगर मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ उसका ऑर्डर। तो देखो सेड वर्ब है, सेड व्हाट, दैट ही विल माइंड इफ़ आई रिफ्यूज़ हिज ऑफर। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज जो लिखे ना यहाँ पे, ये इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई। तो पूरी की पूरी क्लॉज व्हाट का रिप्लाई है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी कोई क्लॉज जो ऑब्जेक्ट होती है वो कहलाती है इंग्लिश में नाउन क्लॉज। कैसी क्लॉज होती है वो, नाउन क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही सब टाइप होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब टाइप होता है नाउन क्लॉज, ठीक है। तो जब भी ये हमारी मेन क्लॉज हो गई ही सेड, ठीक है, ये हमारी कैसी क्लॉज हो गई, ये हमारी हो गई मेन क्लॉज। जब भी हमारी मेन क्लॉज, ध्यान रखिएगा, जब भी हमारी मेन क्लॉज पास्ट में होगी तो बाय डिफॉल्ट ये दैट से कौन सी क्लॉज बनी पूरी की पूरी, ये दैट से बनी सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। कौन सी क्लॉज बनी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब भी हमारी मेन क्लॉज पास्ट में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान रखिएगा ये वाली बात, जब भी हमारी मेन क्लॉज किस में हो, पास्ट में, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो टेंस यूज़ होगा ना वो भी ऑटोमेटिकली किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। क्लियर, ऐसे। तो यहाँ पे मेन क्लॉज में पास्ट टेंस लिखा सेड, आपने विल का यूज़ गलत कर लिया, विल का यूज़ फ्यूचर के लिए करते हैं हम, तो हमें यहाँ पे विल की पास्ट फॉर्म लिखनी है। पास्ट फॉर्म क्या होती है विल की, वुड। तो हटाइए यहाँ पे विल, हटा के क्या कर दीजिए यहाँ पे वुड, चूँकि आप देख पा रहे हैं बाद में भी देखो पास्ट लिखा है रिफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ विल को हटाइए, वुड लिख दीजिए। इसी तरह से कैन लिखा होता है तो कोड कर देते, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, आगे आ जाइए। देखिए खैर सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, रिवीजन में लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया मैंने चीज़ों को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच।